जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे पास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर है 9 10th क्लास का। अब हमने अब तक इस चैप्टर नंबर 10 की जो बात की है उसमें हमने एयर पैसेज वे पढ़ा, उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ा लंग्स का। पिछले लेक्चर में हमने लंग्स की बात की थी कि लंग्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। बेटा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मतलब जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, किस तरह से ब्रीथिंग परफॉर्म होती है। ब्रीथिंग को हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर के स्टार्ट पे हमने ब्रीथिंग को कहा था कि ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग में हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद उसी एयर को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। और एक चीज़ हमने और कही थी, हमने कहा था कि ब्रीथिंग इज़ अ फिज़िकल मूवमेंट, फिज़िकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन का और ब्रीथिंग का जब हमने डिफरेंस किया था हमने कहा था कि रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है और जो ब्रीथिंग है वो क्या है, वो फिज़िकल प्रोसेस है। तो इन्हीं दो चीज़ों को मिला के अगर हम ब्रीथिंग को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज। फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज मतलब हम एयर को बॉडी में लेके जाते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसी एयर को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं। गैसियस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन लेके गए और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो एक्शन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, जैसे चलना है, खाना खाना है, सोना है, ये सारे के सारे वो एक्शन है जो हम अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं। हमारा दिल चाहे तो हम चलेंगे, हमारा दिल चाहे तो हम दौड़ना शुरू कर दें। हम अगर चाहेंगे तो खाना खाएंगे, नहीं चाहेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, चाहेंगे तो पानी पिएंगे, नहीं चाहेंगे तो पानी नहीं पिएंगे। इसमें हमारी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती, जैसे दिल की धड़कन है। दिल की धड़कन को हम रोक नहीं सकते, दिल ने पंप करना ही करना है, वो ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड के फ्लो को हम रोक नहीं सकते, उसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं है। ठीक है, खुराक की नाली के अंदर खाना जो है वो जाना है, उसको हम रोक नहीं सकते। जब खाना मुंह से नीचे चला जाएगा, एसोफेगस के अंदर जाएगा, तो उसके बाद हम उसको वापस नहीं लेके आ सकते, उसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं है। तो जिन चीज़ों में हमारी मर्ज़ी शामिल होती है उन एक्शंस को हम कंट्रोल करते हैं, उन एक्शन को हम कंट्रोल करते हैं और इस तरह के एक्शन को कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। इस तरह के एक्शन को कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। द एक्शंस विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब जिनको हम अपने होशो हवास में परफॉर्म करते हैं वो वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं। और जिनको हम अपने होशो हवास में परफॉर्म नहीं करते, अब जिनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, तो विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो बेटा जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग दोनों तरह का एक्शन है। ब्रीथिंग वॉलंटरी भी है और ब्रीथिंग इनवॉलंटरी भी है। ब्रीथिंग जो है वॉलंटरी है लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, हम अपनी मर्जी से सांस ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। ठीक है, और ये इनवॉलंटरी है फॉर शॉर्ट टर्म। ये इनवॉलंटरी है फॉर शॉर्ट टर्म, हम सांस रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम सांस रोक सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़्यादा देर तक हम सांस नहीं रोक सकते। तो इसलिए जो ब्रीथिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए है वॉलंटरी, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, और शॉर्ट टर्म के लिए है वो इनवॉलंटरी, उस पर हमारा कंट्रोल है। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो है वॉलंटरी कि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, और शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या है, वो इनवॉलंटरी है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या है, कि ये मैकेनिज़्म किस तरह से होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस परफॉर्म कैसे होता है। कि हम ये कहते हैं कि दो बातें हम करते हैं ब्रीथिंग में, हम पहले एयर को बॉडी में लेके जाते हैं, फिर गैसियस एक्सचेंज के बाद उस एयर को बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, दो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हैं। एक वो मैकेनिज़्म जिसमें हम एयर को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, उसको हम कोई और नाम देंगे, और एक वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको कोई और नाम दिया जाता है। तो दो प्रोसेस हैं, एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, दूसरा प्रोसेस है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, या एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन।
अब इंस्पायरेशन में क्या किया जाता है, इंस्पायर या इनहेल। इनहेल का मतलब होता है कोई चीज़ निगल लेना, कोई चीज़ बॉडी के अंदर लेके जाना, इनहेल करना, ठीक है, एयर को इनहेल करना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हवा को अपने जिस्म में लेके जाते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, ठीक है। प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, उसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इसके अलावा बेटा इस प्रोसेस के अंदर कुछ बातें और आएंगी, और वो 4 बातें आएंगी। इसमें 4 चीज़ों का जिक्र आएगा। सबसे पहला जिक्र है रिब्स का। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड चली जाती हैं। और रिब्स एक हमने कहा था कि कितने पेयर हैं, 12 पेयर्स हैं। एक साइड पे 12 एक साइड पे हैं और 12 एक साइड पे हैं। 12 रिब्स एक साइड पे, 12 रिब्स एक साइड पे, और 12 की 12 रिब्स जो हैं वो मसल्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो रिब्स के मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। रिब्स के मसल को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब इंस्पायरेशन होती है तो इंस्पायरेशन के नतीजे में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, मतलब जो रिब्स के मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, रिब्स को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात, हमने डायफ्राम की बात की थी। हमने कहा था कि लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने मस्कुलर थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने डायफ्राम कहा था। तो बेटा इंस्पायरेशन के दौरान जो डायफ्राम है, हमारी बुक ने लिखा हुआ लोड, मतलब वो बैकवर्ड जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं सांस अंदर की तरफ खींचता हूँ, सांस में अंदर की तरफ खींचता हूँ, आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, ये वाला पोर्शन बढ़ जाता है, और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन बनता है ये पीछे की तरफ जाता है, और ये बन जाता है लेस डोम शेप। इसकी डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जो डोम शेप, अगर ये पहले ये इस तरह से है तो ये ऐसी हो जाए, सीधा हो जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड से और इस साइड से और इस साइड से अपवर्ड फोर्स लगनी है, इसलिए ये क्या हो जाता है, लेस डोम शेप, ठीक है। इसके बाद चेस्ट कैविटी। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो बेटा ये वाला जो पोर्शन हमारा चेस्ट कैविटी का जो एरिया वो इंक्रीज़ हो, ये चेस्ट कैविटी ये फैल जाती है। सांस आप अंदर की तरफ खींच के देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन चौड़ा हो जाएगा, इस पोर्शन की स्पेस जो है बढ़ जाएगी। तो चेस्ट कैविटी का जो सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज़ की जगह पे आएगा इंक्रीज़ होना। चेस्ट कैविटी का जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। चेस्ट कैविटी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लंग्स के ऊपर जो चेस्ट कैविटी का प्रेशर था, लंग्स के ऊपर जो चेस्ट कैविटी का प्रेशर था वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे है वो, जब उसने ऐसे फैलना है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जैसे आप एक बैलून को रखते हो किसी बॉक्स के अंदर, और बॉक्स इतना छोटा है कि वो जो बैलून है थोड़ा सा बाहर आ रहा है, जब आप उसका दरवाज़ा बंद करोगे तो वो जो बैलून होगा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप वो दरवाज़ा खोल दोगे तो स्पेस उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी, वो फिर बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह चेस्ट कैविटी का सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और लंग्स जब फैलेंगे, लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ जाएगी, लंग्स के अंदर जगह बढ़ जाएगी, और बाहर से आने वाली एयर लंग्स के अंदर रश कर जाएगी, लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस होगा हमारा इंस्पायरेशन का। दूसरी चीज़ है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। ये बेटा बिल्कुल उसके उलट है, जो चीज़ें उसमें हुई हैं उसके उलट चीज़ें एक्सहेलेशन में होनी है। इनहेलेशन में हम एयर को बॉडी के अंदर लेके गए हैं, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, हम एयर को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। रिब मसल्स इनहेलेशन में क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और रिब्स क्या हो जाएंगे, रिब्स दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ऊपर की तरफ गई थी वो दोबारा नीचे आ जाएंगी, ठीक है। डायफ्राम जो होगा, डायफ्राम को इधर से फोर्स लगी थी, ये ऊपर की तरफ गया था, ठीक है, लोड हो गया था। अब जब दोबारा से रिब्स वापस आएंगी तो इसके ऊपर दोबारा से इसके जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये दोबारा इस तरह से डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है, मोर डोम शेप हो जाएगा ये। और चेस्ट कैविटी का एरिया, जब हमने सांस अंदर की तरफ खींचा था तो चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो गया था, बढ़ गया था। यहाँ पे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब वो पहले ऐसे थी अब वो ऐसे हो जाएगी। जब उसने क्लोज़ होना है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर लंग्स जो होंगे वो लंग्स फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से उनके अंदर जो सरफेस एरिया होगा, जो स्पेस होगी वो कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो एयर होगी, जब उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है उनके अंदर जो एयर होगी वो
बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का कि किस तरह से ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म होता है। और ये वाली जो बात मैंने बताई है आपको कि ये वॉलंटरी भी है और ये इनवॉलंटरी भी है, ये आपकी बुक पे साइड बॉक्स बना हो, उसमें से आपने ये देख लेनी है। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।